हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर से बने रहें और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। आज हम देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको पहले से बता दूं कि इसमें हम कथन कारक के प्रश्न एक भी नहीं लिए हैं। हम कथन कारक के जो प्रश्न है 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसमें केवल क्वेश्चन आंसर होगा, कथन कारक के प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है, विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर पूछा गया है कि क्या है। तो विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि वृद्धि जो होती है मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में क्या क्या होती है, आपकी आकार, लंबाई, ये सब बढ़ती है। ठीक है, लेकिन विकास में क्या होता है, गुणों में परिवर्तन होता है। इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके यहाँ से कितने उत्तर सही होते हैं वो आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जोड़ी मिलाना है ना, सही जोड़ी मिलाना है आपको। तो सूची 1 साइड लिखा हुआ है प्याजे। तो प्याजे ने क्या दिया है, तो आपका प्याजे का जो है वो संज्ञानात्मक विकास दिया हुआ है। पहला का दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला का दूसरा किस में है। पहला का दूसरा आपका बी में भी है और पहला का दूसरा आपका डी में भी है। तो हमें और आगे देखना है। कोहल वर्ग की बात करें तो ये आपका है नैतिक विकास का सिद्धांत। बी का पहला आपका केवल बी वाले ऑप्शन में ये हो जाएगा राइट आंसर। और बंडूरा का जो है ये आपका सामाजिक अधिगम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कोहलर ने किस चिंपांजी पर अपना प्रसिद्ध समस्या हल करने का प्रयोग किया था। अब देखिए यहाँ पे आपको चिंपांजी का नाम पूछा गया है ना। तो कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था, ऑप्शन नंबर ए सुल्तान नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, NEP 2020 के अनुसार कौन सा पाठ्यक्रम संरचना प्रस्तावित की गई है ना। कौन सा पाठ्यक्रम की संरचना प्रस्तावित की है ना, कौन सी संरचना प्रस्तावित की गई है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर ए 5+3+3+4। ठीक है, और NEP 2020 जो है, अगर बात किया जाए इसकी लागू कब की गई थी तो 2020 में की थी, लेकिन कब, 29 जुलाई है ना। कभी कभी पूरा डेट आपको याद रखना है, इसमें ध्यान रहे, पूरा डेट याद रखना है आपको। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जो है लागू की गई थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। चलिए अगला देखते हैं हम। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5वां है, तूफान और तनाव की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। बताइए, तूफान और तनाव की अवस्था की बात करें हम तो किशोरावस्था को बोलते हैं ना। इसी को संघर्ष की अवस्था बोला जाता है। संघर्ष की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, ऐसा कुछ आता है तो आपका किशोरावस्था हो जाता है वो। शैशवावस्था जो है ना, देखिए शैशवावस्था को हम क्या बोलते हैं, सीखने का आदर्श काल। ठीक है, सीखने का आदर्श काल बोलते हैं शैशवावस्था को। और वही अगर हम बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यावस्था की अगर बात करते हैं हम, तो बाल्यावस्था को बोला जाता है जीवन का आदर्श काल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सेम टू सेम प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम प्रश्न आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। आपको थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, एक बच्चा जो है गिलास को अलग आकार के बर्तन में डालने पर मात्रा बदल गई मानता है। ठीक है, यह किस अवस्था का उदाहरण है। तो आपका देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कितने से कितने साल की होता है, तो 2 से 7। अगर हम वही संवेदिक गत्यात्मक अवस्था की बात करें तो ये होती है 0 से 2। ठीक है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो ये आपका होता है 7 से 11। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो ये होती है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि देखो इसको संरक्षण की समझ नहीं है। देखिए संरक्षण की समझ जो होती है वो आपकी ठोस वाली अवस्था में होती है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है, लेकिन इसको संरक्षण की समझ नहीं है तो हम कर लेंगे संरक्षण की समझ नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीखना उद्दीपन प्रतिक्रिया, जिसको SR बोलते हैं ना, SR का संबंध किससे है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका थार्नडाइक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एसआर थ्योरी दिया है तो थार्नडाइक हो जाएगा। अगर यहीं अगर मान लीजिए स्किनर का बात करते हैं तो स्किनर ने आरएस थ्योरी दिया है। ठीक है, आरएस थ्योरी देता है तो स्किनर हो जाएगा। और वुडवर्थ जो है इन्होंने SOR दिया है। ठीक है, तो SR बोला हुआ है तो थार्नडाइक हो जाएगा आंसर में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है अमूर्त चिंतन पूछा गया है, किस अवस्था में विकसित होता है? तो अमूर्त चिंतन की अवस्था जो होती है वो ऑप्शन नंबर डी जो है किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था की एज की बात करें तो ये होती है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, अमूर्त चिंतन की अवस्था इसी अवस्था को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सेम है आपका, यहाँ भी अमूर्त चिंतन की अवस्था पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन आपको डिफरेंट दिखाई देगा, है ना, ऑप्शन डिफरेंट है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया है, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक या फिर संवेदी गत्यात्मक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10वां है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, कक्षा की बात किया जाए तो पहली से 8वीं तक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पहली से 8वीं तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार नैतिकता सामाजिक नियमों से प्रभावित होती है? ठीक है, तो किसके अनुसार जो है नैतिकता सामाजिक नियमों से प्रभावित होती है? तो यहाँ पर देखिए बात किसका का है, ये कथन है आपका, लेकिन यहाँ पर बात जो किया गया है ये आपका नैतिकता की बात की गई है। तो नैतिकता की बात किसने की है? कोहलबर्ग ने, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है टोली, समूह या गैंग की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो देखिए टोली, समूह, गैंग की अवस्था जो है आपका ये हो जाएगा उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है, देखिए बाल्य अवस्था जो होता है आपका 6 से 12 वर्ष की होती है बाल्य अवस्था। तो पूर्व बाल्य अवस्था हो जाएगा आपका 6 से 9 और उत्तर बाल्य अवस्था हो जाएगा आपका 9 से 12 वर्ष। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है आपका जीन पियाजे ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 चरणों में बांटा है। ठीक है, 4 चरणों में बांटा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रयोग एवं भूल का सिद्धांत पूरा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया है? तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, थार्नडाइक ने दिया हुआ है। अगर इसकी बात करें कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? बिल्ली पर प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, बिल्ली पर प्रयोग किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत किसका है? ठीक है, परिपक्वता का सिद्धांत आपका किसका हो जाएगा? इसका गेसल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गेसल का, जिन्होंने बताया क्या है विकास जो होता है कैसा होता है? विकास जो होता है नेचुरल होता है। ठीक है, नेचुरल रूप से होता है, विकास जो होता है वो नेचुरल रूप से होता है। ऑप्शन नंबर ए गेसल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निकटस्थ विकास क्षेत्र मतलब जेडपीडी का संबंध किससे है? जेडपीडी का संबंध किससे है आपका? जेडपीडी जो है वाइगोत्स्की से है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की जेडपीडी होता क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? बच्चों को हेल्प करते हैं, सहायता देते हैं। मान लीजिए आप बच्चों को जोड़ सिखा रहे हैं, बच्चा नहीं जोड़ पा रहा है, ठीक है, आप उसको हिंट देते हैं थोड़ा और वो कार्य कर ले रहा है, तो वही जेडपीडी है। ठीक है, जो कि सहायता से किया जाता है, तो वाइगोत्स्की ने बताया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आंतरिक पीड़ा का उदाहरण है? यहाँ पर देखिए आंतरिक पीड़ा पूछा हुआ है। तो आंतरिक पीड़ा मतलब होता है कि जो इंसान जो है स्वयं की इच्छा से करता है, अपनी इच्छा से, ठीक है, खुद की इच्छा से करता है कोई कार्य बिना धन लालच के, तो होता है आंतरिक पीड़ा। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि के कारण पढ़ना, है ना, यहाँ लिखा हुआ है रुचि के कारण पढ़ना, ये होगा आंतरिक प्रेरणा।
देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, इनाम के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ से दंड से बचने के लिए कर रहा है कार्य, यहाँ पर परीक्षा के डर से कर रहा है। ये सभी बाह्य प्रेरणा है, न कि आंतरिक। आंतरिक आपका है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसका उदाहरण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है आपका, ये है आपका जीन पियाजे का है, ठीक है। मानवतावादी जो सिद्धांत है ये आपका मैस्लो का है, ठीक। और ये आपका सामाजिक सिद्धांत जो है ये आपका बंडूरा का है। इतना ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपको जरूर कमेंट करना है कि आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत पुनर्बलन क्या है? सतत पुनर्बलन, तो सतत में मतलब सतत का मतलब क्या होता है आपका? सतत का मतलब होता है आपका लगातार, ठीक है। मान जाइए कोई बच्चा को आप कुछ कार्य दिए हैं, किसी बच्चे को कुछ कार्य दिए हैं स्कूल में करने का, वो बच्चा सही करता है, ठीक है, तो उसको आप इनाम देते हैं। लेकिन जितनी बार सही करता है उतनी बार आप उसको कुछ इनाम देते हैं या फिर शाबाशी देते हैं, लगातार देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हर बार इनाम देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्किनर ने बाद में किस पर प्रयोग किया? देखिए यहाँ पर बाद का प्रयोग पूछा गया है। स्किनर देखो सबसे पहले किस पर प्रयोग किया था? पहले चूहा पर किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाद में पूछा गया है, बाद में किस पर प्रयोग किया था? तो बाद में कबूतर पर। पहले चूहा पर किया था, जिसको स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया था, है ना, चूहा पर प्रयोग किया था। उसके बाद कबूतर पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मास्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता पूछा गया है यहाँ पर, सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है? तो सबसे पहली जो है शारीरिक आवश्यकता होती है, ठीक है। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, भूख, नींद, प्यास, ये सब शारीरिक आवश्यकता में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का नियम नहीं है? यहाँ पर देखिए अधिगम का नियम नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है? तो आपका तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, लेकिन परिपक्वता का नियम नहीं है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक किसने बताया तीनों नियम? थॉर्नडाइक ने बताया है ना। थॉर्नडाइक के मुख्य 3 ही नियम हैं, या फिर सीखने के 3 नियम हैं, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, परिपक्वता का नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नहीं है वाला पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अनुकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करना, है ना। छोटा बच्चा को आप देखे होंगे कि जब आप कुछ करते हैं तो बच्चा क्या करता है? आपकी नकल करता है, ठीक है, नकल करता है। तो यह कौन सी अवस्था में आएगा? पूर्व या बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था पूछा जाए कितने से कितना होता है, तो 6 से 9 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ पूछा गया। तो देखिए आपका तैयार हुआ था, बन के तैयार हो गया था 2009 में, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लिखा जाता है ना। तो क्योंकि तैयार हो गया था 2009 में, लेकिन लागू हुआ है सन 2010 में, ठीक है। 1 अप्रैल सन 2010 में लागू हुआ है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आत्मसात का अर्थ क्या है? यहाँ पर आत्मसात का अर्थ पूछा गया है कि क्या होता है। तो आत्मसात का जो अर्थ होता है वो है आपका नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना, ठीक है, ये होता है आत्मसात। और पुराने ज्ञान को बदलने की बात करें तो ये आपका हो जाएगा समायोजन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही हैं जो कि आ चुके हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपका आत्मसात पूछा गया है तो आपका इस बार समायोजन आ जाए, तो ध्यान रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीखने की सबसे प्रभावी विधि क्या मानी जाती है? सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक। क्योंकि व्याख्यान जो है, लेक्चर जो हमेशा गलत होता है, रटने भी निगेटिव टेकवर्ड में, परीक्षा भी निगेटिव है, लेकिन क्रियात्मक जो है ना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिएटिव बेस्ड, है ना। अगर बच्चों को आप क्रिया करा के सिखाओगे तो जल्दी सीखेगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, एक बच्चा परीक्षा में इसलिए नकल नहीं करता क्योंकि उसे दंड का डर है। देखिए दंड से डर रहा है वो,
ये किस स्तर का नैतिक विकास है? यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास से क्वेश्चन आया है। ठीक है, नकल नहीं करता है क्योंकि उसे दंड का डर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक स्तर। इसमें क्या होता है? इनाम दंड आता है। ठीक है, इनाम और दंड की बात करें तो ये आपका पूर्व पारंपरिक स्तर में आएगा, ध्यान रहे इसको। इसकी आयु की बात करें तो ये कितनी से कितनी होती है? 4 से 10 वर्ष। ठीक है, आपकी बात करें पारंपरिक का, ये तो किशोरावस्था में आएगा। उत्तर पारंपरिक जो है वयस्क वाली अवस्था में चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करता है? तो समावेशी कक्षा में क्या करता है? सभी बच्चों को समान अवसर देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा का क्या अर्थ होता है? स्कीमा क्या है? तो स्कीमा जो होता है ये एक मानसिक संरचना है जिसमें हम क्या करते हैं? ज्ञान को ग्रहण करते हैं ना। ज्ञान का एक समझिए ढांचा होता है जहाँ हम ज्ञान जमा करते हैं, तो मानसिक संरचना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में संतुलन का क्या महत्व है? आपका संतुलन का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर सी, नए ज्ञान और पुराने ज्ञान के बीच संतुलन बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पियाजे के अनुसार क्या है? संतुलन ही विकास का आधार है। ठीक है, संतुलन ही क्या है? विकास का आधार है। ध्यान रहे, है ना, विकास का यही आधार होता है, संतुलन ही। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और जो भी आपके फ्रेंड जो कि टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।